नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराने के लिए मोदी सरकार बजट तैयार कर रही है। सूत्रों की माने तो वैक्सीन पर प्रति व्यक्ति 6 से 7 डॉलर का खर्च आएगा। इसके लिए सरकार ने कुल 50,000 करोड़ का बजट तय किया है, जो वित्तीय वर्ष के आखिरी तक पूरा कर लिया जाएगा। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार में विकास का पहिया घुमा है। दोनों सरकारें एक साथ मिलकर बिहार में रोजगार पैदा कर रही हैं। पीएम ने कहा है कि फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने सासाराम की रैली में तेजस्वी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि जो लोग पहले ही बिहार पर राज कर चुके हैं, वे एक बार फिर विकासशील राज्य को लालच की नजरों से देख रहे हैं, लेकिन बिहार को उन्हें नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने बिहार को पीछे धकेला। रणदीप सुरजेवाला ने पीएम की रैली पर हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी अपने भाषण में लॉकडाउन में पैदल चलकर बिहार आए मजदूरों की बात गोल कर गए। उन्होंने कहा कि जुमला फेंक कर सोचते हैं कि सब पाप धुल गए, लेकिन मजदूर और बिहार वासी सब याद रखेंगे। राहुल गांधी ने बिहार के नवादा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने एलएसी विवाद और बेरोजगारी के मुद्दे पर पीएम को घेरा। राहुल ने कहा कि जहां कांग्रेस सरकार है, वहां किसानों का कर्ज माफ है। इस बार मोदी और नीतीश को बिहार सही जवाब देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत सोमालिया में फंसे 33 भारतीयों की वापसी के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि नैरोबी स्थित उच्चायोग ने सोमालियाई अधिकारियों के साथ बातचीत की है। बता दें कि सोमालिया में 33 मजदूर 8 महीने से बंधक हैं। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एंटी-शिप मिसाइल को लॉन्च कर दुश्मन के एक जहाज को मार गिराने के अभ्यास का वीडियो जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि ये मिसाइल परीक्षण भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल तैयारियों का हिस्सा है। डीजीसीए ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम लगाने की सशर्त मंजूरी दी है। इस सिस्टम से रिसर्च और निरीक्षण गतिविधियां की जाएंगी। ये गतिविधियां विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, गदावरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन में की जाएंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना के दौरान मंजूर की गई जमानत और अंतरिम रोक की अवधि बढ़ाने का आदेश 31 अक्टूबर के बाद प्रभावी नहीं रहेगा। कोर्ट ने कहा है कि जिन कैदियों की जमानत अवधि बढ़ाई गई थी, उन्हें 2 से 13 नवंबर के बीच आत्मसमर्पण करना होगा। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने बताया है कि अगले सप्ताह से नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में जाकर फिर से काम शुरू करेंगे। अभी तक वे पणजी के पास स्थित अपने निजी आवास से काम कर रहे हैं। कोरोना का 1 महीना इलाज कराने के बाद 12 सितंबर को उन्हें छुट्टी मिली थी। बलिया मामले के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की ओर से केस दर्ज न होने पर महिलाओं ने धमकी दी है। महिलाओं ने कहा है कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो घर की सभी औरतें आत्मदाह कर लेंगी। इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया और घर के बाहर पुलिस का जमावड़ा लग रहा। बलिया मामले में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की ओर से केस दर्ज न होने पर महिलाओं ने धमकी दी है। महिलाओं ने कहा है कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो घर की सभी औरतें आत्मदाह कर लेंगी। इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया और घर के बाहर पुलिस का जमावड़ा लगा रहा। सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह पर जातीय बवाल भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से बड़े माफिया सत्तारूढ़ दल में हैं। उन्होंने बलिया मामले में आरोपी को बचाने का भी आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा उपचुनावों में प्रचार के लिए सीमित संख्या के साथ राजनीति सभा के लिए दी गई अनुमति पर रोक लगा दी है। यूपी के सीएम योगी ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चयनित 3,317 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये नियुक्ति पत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वितरित किए गए, जबकि सीएम योगी ने 5 शिक्षकों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र दिए। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने फिरोजाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि यूपी को गुंडा राज से मुक्ति मिली है। गुंडे या तो जेल गए हैं या फिर राम नाम सत्य है की यात्रा पर। उन्होंने कहा कि हमारे शासन में गुंडों को सड़क पर घूमने की आजादी नहीं है। बिहार चुनाव में बीजेपी के फ्री कोरोना वैक्सीन देने के वादे पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा की तर्ज पर बीजेपी तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा का मंत्र दे रही है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। बिहार चुनाव में फ्री में कोरोना वैक्सीन के वादे पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमने सरकार बनने पर फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है तो इसमें परेशानी क्या है। हमारा रिकॉर्ड है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। यूपी के अक्षम पुलिस वालों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने की अंतिम तारीख घोषित कर दी गई है। सभी जोन से 50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग करके 25 अक्टूबर तक सूची मांगी गई है, ताकि सरकार 31 जुलाई से रिटायरमेंट प्रक्रिया शुरू कर सके। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव में बसपा ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। मायावती ने बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। अब मायावती के दांव से बीजेपी को 9 सीट निर्दलीय जीतने की राह मुश्किल हो गई है। रेलवे ने यात्रियों को
सामान ढोने की टेंशन को खत्म करने का मन बना लिया है। इसके लिए रेलवे बैग्स ऑन व्हील्स सेवा शुरू करने जा रही है। इसमें रेलवे यात्रियों के सामान को उनके घर से लेकर उनके ट्रेन की सीट तक पहुंचाएगा। रेलवे इसके लिए ऐप लॉन्च करेगा। भाजपा के पूर्व नेता एकनाथ खड़से एनसीपी में शामिल हो गए हैं। मुंबई में हुए कार्यक्रम के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाने वाले खड़गे ने बीते बुधवार को भाजपा का साथ छोड़ने का ऐलान किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग की सराहना की है। निशंक ने कहा कि यूपी में शिक्षा में सुधार और नए प्रयोग हो रहे हैं। इसके साथ ही कक्षा 1 से 10 तक पढ़ाने के लिए एक ही ट्रेनिंग कोर्स लागू करने की सलाह दी है। अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को यूपी आने से डर लग रहा है। अतीक को डर है कि पेशी पर यूपी लाए जाने के दौरान उनकी जान ली जा सकती है। अतीक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमे की सुनवाई की अर्जी दाखिल की है। त्योहारों के मद्देनजर पटाखों पर रोक लगाने से जुड़ी जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पटाखों के बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई कर रहा है, इसलिए एक नई जनहित याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। भारतीय नेवी की 3 महिला पायलटों को ऑपरेशनल मिशन के लिए हरी झंडी मिल गई है। लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, शुभांगी स्वरूप और शिवांगी पहली महिला पायलट हैं जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। तीनों को डोर नियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि राशि दिवाली से पहले वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकरे ने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में समीक्षा के बाद इसकी घोषणा की है। अमेजन ने डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। समिति की प्रमुख मीनाक्षी लेखी ने इसे विशेषाधिकार हनन करार दिया है। बता दें कि समिति ने अमेजन के प्रतिनिधियों से 28 अक्टूबर को पेश होने को कहा था। कोरोना के टीके पर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला ने बड़ा दावा किया है। पूनावाला ने कहा है कि दुनिया में अगले 20 साल तक कोरोना रहेगा और लोगों को टीका भी लगाना पड़ेगा। इसी तरह से फ्लू, निमोनिया, चेचक और पोलियो का सालों टीका लगा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और अमेरिका को धमकी दी है। जिनपिंग ने कहा है कि चीन आधिपत्य और विस्तारवाद को बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों में कोई दखल देगा तो चीन खामोश बैठने के बजाय उसको जवाब देगा। सीएम केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल में बनने वाले 1500 बेड के नए चिकित्सा सेंटरों का शिलान्यास किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये सेंटर अगले 30 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें दिल्ली को वर्ल्ड क्लास मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध के चलते पंजाब में ट्रेनों का संचालन सामान्य नहीं हो पाया है। इसकी वजह से यात्रियों की दिक्कत बढ़ गई है। रेल प्रशासन ने 8 ट्रेनें निरस्त कर दी हैं, जबकि 12 ट्रेनों को आधे रास्ते तक ही लाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने जहां ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं लेफ्ट ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो 30-31 अक्टूबर को सीपीएम अपनी कमेटी की बैठक में कांग्रेस के साथ गठबंधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। एयर इंडिया की दिल्ली गोवा उड़ान में एक यात्री द्वारा विमान में दहशतगर्द होने के दावे पर खलबली मच गई। विमान के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार यात्री जिया उल हक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला अधिकारियों को प्याज की उपलब्धता और बाजार भाव पर नजर रखने का निर्देश दिया है। इसको लेकर सभी जिला अधिकारियों को प्याज की उपलब्धता एवं खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला किया है। चौटाला ने कहा है कि दोनों सरकारों ने कोई काम नहीं किया है। ये लोगों को कामों के लिए चंडीगढ़ दौड़ाते हैं, जबकि हमारी सरकार में सब कुछ यही होता है। तमिलनाडु सरकार ने रेल मंत्रालय से चेन्नई में उपनगरीय रेल सेवाएं बहाल करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर कहा है कि तमिलनाडु में पहले से ही अंतर राज्य ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। हिमाचल के चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप दोपहर करीब 12:15 पर आया। मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 2.7 मापी गई है। इसका केंद्र चंबा जिले में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल डिबेट में जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत पर सवाल उठाया है। ट्रंप ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत, चीन और रूस का रिकॉर्ड खराब रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत प्रतिबद्ध है। डीयू ने हॉस्टल खाली करने को लेकर छात्रों को फरमान जारी किया है। डीयू ने कहा है कि शोधार्थी छात्रों को छोड़कर सभी को हॉस्टल खाली करना होगा। वो 30 अक्टूबर तक अपना हॉस्टल छोड़ दें। हालांकि नए सत्र में हॉस्टल देने या नहीं देने की नीति स्पष्ट नहीं हो पाई है।
केंद्र सरकार की अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के बाद कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते राज्य में 17 नवंबर से डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने यह व्यवस्था भी की है कि स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन लर्निंग के विकल्प भी खुले रखे जाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय नए सत्र में दाखिले के लिए 25 से 27 नवंबर तक प्रवेश परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित करेगा। इसके साथ ही 28 नवंबर से यूजी कोर्स में प्रवेश ऑनलाइन शुरू होगा। ये दाखिला प्रक्रिया यूनिवर्सिटी और संबद्ध कॉलेजों में होगी। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को यूनिट खोलने का न्योता दिया है। ठाकरे ने बताया कि कंपनी टेस्ला के संस्थापक एलॉन मस्क से उद्योग मंत्री सुभाष देसाई से बात हुई है। वो महाराष्ट्र में कार उद्योग लगाने को तैयार हो गए हैं। यूपी के शाहजहांपुर में लव जिहाद का मामला आने पर हिंदू संगठनों में गुस्सा फैल गया है। निगोई थाना इलाके की नाबालिग लड़की को उस्मान बहला फुसलाकर भगा ले गया। लड़की के बरामद न होने पर हिंदू संगठनों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। बिजनौर में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पर धरना देकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने सरकार पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। मिशन शक्ति अभियान के तहत बहराइच महिला थाना ने पहल की है। थाने में बाल विवाह रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना ने कहा है कि बालक बालिका में भेद ना करें, सभी को समान रूप से अच्छी शिक्षा दिलाकर सशक्त बनाएं। बहराइच डीएम ने खरीफ विपणन क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को धान खरीद के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। क्रय केंद्र प्रभारी देवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि अब तक 800 कुंतल धान की खरीद हो चुकी है, जिसका 18 अक्टूबर को भुगतान भी करा दिया गया है। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन शक्ति के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। बिजनौर प्रशासन की इस पहल से महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। वहीं समस्या होने पर डेस्क के अधिकारी तुरंत समस्या का समाधान करेंगे। महिलाओं को न्याय दिलाने का काम इस डेस्क के माध्यम से किया जाएगा। रामपुर जिलाधिकारी ने मिशन शक्ति के तहत एक अच्छी पहल की है। डीएम ने 70 से अधिक होनहार बेटियों को नामित कर प्रतीकात्मक पदाधिकारी कार्यालय अधीक्षक बनाया है। इनमें डीएम, एसपी समेत मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय शामिल हैं। इन कार्यालयों में बेटियां सभी शिकायतों का निस्तारण करेंगी। भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव को दिल का दौरा पड़ा है। सूत्रों ने बताया कि कपिल देव की दिल्ली के एक अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हुई है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कपिल देव की हालत स्थिर बताई जा रही है और वो खतरे से बाहर हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।